नमस्कार विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र आते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अब तक हम अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, लोजाइनस का उदात्त तत्व और टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में आते हैं। आज हम इसी क्रम में कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कॉलरिज ने कल्पना के विषय में क्या कहा है। कॉलरिज अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और कल्पना के संबंध में कॉलरिज का सिद्धांत विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। कॉलरिज ने कल्पना किसे कहा है, ये हम जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार पाश्चात्य विचारक वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक कविता स्वयं पढ़कर कॉलरिज को सुनाई। उसे सुनते ही कॉलरिज की भावना शक्ति और बुद्धि दोनों ही चेतन अवस्था में आ गई और उसे न केवल सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण हुआ वरन सत्य का भी निश्चय हुआ। उसने अनुभव किया कि यह स्थिति भावों और बिंबों को यदि मन माने ढंग से एकत्रित किया जाए तो संभव नहीं है। यह तो तभी संभव है जबकि उनका समन्वय हो, उसमें हृदय को स्पर्श करने की शक्ति हो और सुबोधता के गुण हो। पुराने जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने चेतना का विश्लेषण किया और चेतना में उन्होंने ठंडे, मृत, शून्य संस्कारों, बिंबों आदि का ही वर्णन, आदि के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर ललित कल्पना वाले कवियों ने अपनी स्मृति तथा विचारों को मिश्रित करने की शक्ति के द्वारा उनका समुच्चय यानी एकत्रीकरण तो कर लिया, परंतु सजीव बिंब प्रस्तुत करने में वे असफल रहे। परंतु जब वर्ड्सवर्थ ने उस सामग्री का अपनी अद्भुत प्रतिभा तथा शक्ति से एकत्रीकरण किया, तब उसमें एक अलौकिक चमत्कार आ गया। उसमें हृदय को स्पर्श करने की शक्ति आ गई, वह सुबोध बन गई और वह तर्क बुद्धि को संतुष्ट करने में भी समर्थ हो गई। कॉलरिज का मत इसी शक्ति से था और उन्होंने कहा कि जिस शक्ति ने यह सब किया वह कल्पना शक्ति ही थी। इस प्रकार से कॉलरिज ने कल्पना को एक समन्वयकारी शक्ति माना है। वह विभिन्न पक्षों को एक ढांचे में ढालती है। यही वह शक्ति है जो कि पृथक करने, क्रमबद्ध करने, विश्लेषण करने और संश्लेषण करने की सामर्थ्य उत्पन्न करती है। आगे हम देखते हैं कि कॉलरिज ने तो यहाँ तक कहा कि यह कल्पना शक्ति ही है जो विरोधी धर्मों, बुद्धि और हृदय, बाह्य जगत और अंतर जगत, परिचित और नवीन, अंतर्वेग और संयम, अवधारणा और भाव, प्रातिनिधिक और वैयक्तिक, प्रत्यय और बिंब का संख्यीकरण करती है, अर्थात उन्हें एकत्रित करती है, उनका विश्लेषण करती है। इसी आधार पर कॉलरिज ने कल्पना के विषय में जो अपने विचार व्यक्त किए वो इस प्रकार से है। पहला तो उन्होंने माना कि कल्पना प्रतिबोधन तथा अवबोधन के बीच की उस खाई को पाटने में समर्थ है जिसे बुद्धि पाटने में सर्वथा असमर्थ होती है। प्रतिबोधन से तात्पर्य इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान से है कि मनुष्य सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो अंडरस्टैंडिंग या अवबोधन है वह केवल कल्पना ही उन दोनों के बीच की खाई को पाटती है। बुद्धि यह खाई पाटने में असमर्थ रहती है। और इस कल्पना शक्ति में
प्रकृति के सुंदर और शाश्वत रूपों को प्रकट करने की क्षमता होती है और इसी कल्पना शक्ति के द्वारा विचार और भी सरल हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि भारतीय काव्य शास्त्र में महादेवी जी अपने विचारों को बादल, नदी, दीपक आदि के माध्यम से व्यक्त कर और अधिक सरस एवं सरल बना देती है। यह सब उनकी कल्पना शक्ति की ही देन है। इसलिए कॉलरिज ने कल्पना शक्ति को एक ब्यूटी मेकिंग पावर कहकर उसकी अभ्यर्थना की है। आगे हम देखते हैं कि कॉलरिज एक दार्शनिक भी था। उसने दर्शन और तत्व चिंतन के आधार पर ही अपने काव्य सिद्धांतों की स्थापना की थी। उसका मानना था कि संसार के पदार्थ ब्रह्म के विषय अथवा विचार हैं, यानी संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो ब्रह्म के ही विचार हैं और जगत जो है वो विषयीकृत है। अर्थात कहने का प्राय है कि ब्रह्म कल्पना बाह्य प्रकृति को ब्रह्म के सम्मुख प्रस्तुत करती है। दार्शनिक था, इसलिए उसने कहा कि जो ब्रह्म है जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि चुकी है, तो ब्रह्म कल्पना ही बाह्य शक्ति को ब्रह्म के सम्मुख प्रस्तुत करती है और यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म की ही कला है। मानव चेतना भी एक प्रकार से विश्व चेतना के अनुरूप है। जैसे ब्रह्म कल्पना बाह्य प्रकृति को ब्रह्मा के मन के सम्मुख उपस्थित करती है, वैसे ही मानव कल्पना प्रकृति के उस क्षेत्र को जिसमें कि मानव मन के व्यापार है, मानव मन के समक्ष लाती है। यदि संपूर्ण विश्व ब्रह्म का आत्मज्ञान है तो मनुष्य का जगत मनुष्य का आत्मज्ञान है और इस आत्मज्ञान का कारण कल्पना ही है। इस कल्पना को कॉलरिज ने प्राइमरी या प्रथम प्रदस्त कल्पना कहा है और उसकी दृष्टि में यह कल्पना प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि विश्व भगवान का प्रत्यक्षीकरण है तो मनुष्य का यह जगत मनुष्य का प्रत्यक्षीकरण है। ब्रह्म के विचार संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट है और विश्व के पदार्थ उसे प्रतिबिंबित करते हैं। इसी तरह से मनुष्य के विचार संपूर्ण मनुष्य जगत में प्रविष्ट है और मनुष्य के क्षेत्र में उपस्थित पदार्थ उसके विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं और मनुष्य कल्पना ब्रह्म कल्पना का ही प्रतिनाद है। वह दिव्य प्रेरणा है और ईश्वर की सर्जना शक्ति है। वह ससीम में असीम की आवृत्ति है और यह सारा कार्य ब्रह्म कल्पना करती है। वही मानव कल्पना है, अंतर केवल विस्तार का है। जैसे कि ब्रह्म कल्पना जो है वो संपूर्ण विश्व के स्तर पर होती है, यानी बड़े पैमाने पर होती है, जबकि मानव कल्पना यानी मनुष्य की कल्पना छोटे पैमाने पर, क्योंकि मनुष्य जगत संकीर्ण है। सारांश ये है कि कॉलरिज संपूर्ण सृष्टि को चेतना की अभिव्यक्ति मानता है, जड़ और चेतन में सामंजस्य स्वीकार करता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उस अनंत सत्ता यानी ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती है और उस शक्ति का साक्षात्कार मनुष्य जिस विशिष्ट अंतर्दृष्टि से कर पाता है वह कल्पना की ही देन है। उसी से हम इस ससीम में असीम का दर्शन करते हैं। प्रकृति में आदर्श और प्रतीकात्मक अर्थ विद्यमान हैं। कल्पना के द्वारा ही हम उनका दर्शन करते हैं। कॉलरिज कहता है कि जड़ पदार्थ को देखकर कवि के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। सूर्य, कमल, तालाब आदि को देख कवि के मानस में नई नई उद्भावनाएं जागृत होती है और इस प्रकार से जड़ का चेतन पर प्रभाव पड़ता है और काव्य का सृजन होता है और यह काव्य सृजन ही मनुष्य की चेतना शक्ति का परिणाम है और यह चेतना शक्ति ही कल्पना है। कॉलरिज ने कल्पना के दो प्रकार माने हैं। नंबर 1 है आद्य या मुख्य या प्राथमिक कल्पना और नंबर 2 है गौण या विशिष्ट कल्पना। कॉलरिज ब्रह्मवादियों के समान आत्मा एवं जगत को
एक ही सत्ता के दो रूप मानता है। पर जहाँ ब्रह्मवादी आत्मा और जगत के भिन्न भिन्न प्रतीत होने का कारण माया को बताते हैं, वहाँ कॉलरिज उसका कारण कल्पना को मानता है। और इसी के कारण ही उनका मानना है कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त ये एक चेतना खंड खंड रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार से कल्पना मानव मन में एक मानसिक विश्व को प्रस्तुत करती है। वह समस्त मानव ज्ञान की एक सजीव शक्ति है जो संपूर्ण मानव प्रत्यक्षीकरण का मुख्य माध्यम है। और यही चेतना को खंड खंड करके विषय और विषयी को अलग अलग मानकर चलती है। जैसे कि हमें इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं का जो कुछ बोध होता है, उस बोध को कल्पना ही एक व्यवस्था में ढालती है, हमारे अव्यवस्थित बोध को ज्ञान में बदल देती है। उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं हम। मान लीजिए कि हम आँखों से गुलाब के पुष्प का रंग देखते हैं, हाथ के स्पर्श से उसकी कोमलता का अनुभव करते हैं, नाक से उसकी सुगंध का अनुभव करते हैं और चख कर हम उसका स्वाद भी पाते हैं। इस तरह से हमें गुलाब के कई इंद्रिय बोध प्राप्त होते हैं। परंतु इन सभी इंद्रिय बोधों को व्यवस्थित करके कल्पना हमें बताती है कि वह गुलाब है। इस प्रकार कल्पना का कार्य क्या हुआ कि सभी अव्यवस्थित को क्रमबद्ध करके, विश्लेषित करके, संश्लेषित करके हमारे समक्ष उपस्थित करना। दूसरी कल्पना है विशिष्ट कल्पना। विशिष्ट कल्पना केवल कलाकारों में पाई जाती है, जनसाधारण में नहीं पाई जाती। वह प्राथमिक या आद्य कल्पना शक्ति की ही एक प्रकार से प्रतिध्वनि है और उसी का सजग प्रयोग है। वह कलाकार को इस बाह्य संस्कृति का प्रस्तुतिकरण और पुनः सृजन करने में सहायता देती है। उसी की सहायता से कलाकार इस बाह्य जगत को अत्यधिक पूर्ण रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। वह अनेक विषयों में एक सूत्रता लाती है, विषय और विषयी का समन्वय भी करती है, अनेक रूपों तथा व्यापारों को एक समृद्ध और अखंड रूप में प्रस्तुत करती है, भिन्न भिन्न बिंबों को व्यवस्थित करती है। प्राथमिक कल्पना सहज रूप से बोधों को व्यवस्थित करती है, परंतु इस प्राथमिक कल्पना का प्रयोग जब सजग रूप से इच्छा से किया जाता है तो यही वह विशिष्ट कल्पना बन जाती है। आगे उन्होंने कहा है कल्पना के संबंध में कि कलाकार प्रकृति की कोई नकल नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो व्यर्थ में यह एक प्रतिद्वंदिता ही होगी और ऐसे में उसकी हार निश्चित है, क्योंकि असल यानी वास्तविक को नकल कभी भी नहीं पहुंच सकती है। इसलिए कलाकार क्या करता है, प्रकृति का पुनः सृजन अपनी भावना के अनुसार करता है और इस पुनः सृजन में उसकी आत्मा को भी आनंद मिलता है। पुनः सृजन से कॉलरिज का क्या अभिप्राय है, ये देखिए। पुनः सृजन से उनका मतलब है कि कलाकार जगत से चेतना में आए हुए तत्वों का अपनी भावना के अनुसार एकीकरण कर लेता है। कलाकार प्रकृति को अधिक सुंदर रूप में हमारे समक्ष उपस्थित करता है। कला एक दूसरे ही परिवर्तित संसार की सृष्टि करती है और यह संसार दूसरा संसार जो रचा जाता है, यह संसार परिचित संसार के आधार पर रचा जाता है, पर परिचित संसार की अपूर्णता और कमियां उसमें नहीं होती। किसी वस्तु के अपूर्ण उदाहरणों से कलाकार उस वस्तु की पूर्णता के विश्वास तक पहुंच जाता है और इस विश्वास तक पहुंचने में वह उस वस्तु के कुछ ब्योरों को छोड़ भी देता है, कुछ को ग्रहण कर लेता है और कुछ अतिरिक्त ब्योरों को शामिल भी कर लेता है और इस विश्वास के अनुरूप ही जो वह वस्तु का परिवर्धित रूप कल्पित कर लेता है और
वस्तु का यह रूप, संसार का यह परिवर्तित स्वरूप उसे एक ऐसा संतोष प्रदान करता है जिसकी तुष्टि सभी प्रकार के तथ्यों से भिन्न होती है। तो एक प्रकार से कॉलरिज का मानना है कि कल्पना ही वह मानसिक शक्ति है जो विभिन्न तत्वों का एकीकरण करती है। वह एक समन्वयकारी शक्ति है जो किसी विषय के विभिन्न पक्षों में संतुलन स्थापित करके उसे एक संश्लिष्ट रूप में ढालती है, जिससे कि वे सभी पक्ष घुल मिलकर एकाकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कॉलरिज ने कल्पना का कार्य ये भी माना है कि कल्पना जो है वो परस्पर विरोधी गुणों में सामंजस्य और संतुलन उत्पन्न करती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो समानता और असमानता, ससीम और असीम, सामान्य और विशिष्ट, विचार और वर्ग, व्यक्ति और वर्ग, नवीनता और प्राचीनता, विवेक और आत्मनिग्रह तथा उत्साह और प्रखर भावना का सामंजस्य करती है। आगे वो मानते हैं कि कोरे यथार्थ को, अंधी अनुकृति को कॉलरिज जीवन की केवल यांत्रिक नकल मानता है, जिसमें कलाकार की अपनी देन कुछ नहीं होती। प्रकृति और जीवन के ऐसे यांत्रिक अनुकरण को वह एक प्रकार से प्रकृति की चोरी कहता है और कवियों को उससे बचने का परामर्श भी देता है। कलाकार की महत्ता सृजन में है और सृजन का ये कार्य कल्पना ही कर सकती है, वही जीवन का सजीव रूपांतर प्रस्तुत करती है। अतः हर कवि में वही सर्वाधिक अपेक्षित होनी चाहिए। इसका वे कहते हैं, कल्पना ही पदार्थ तथा मन, विचार और भावना, तर्क एवं राग के बीच की जो अभेद्य दीवार है उसको तोड़ती है। वही बाह्य को आंतरिक और आंतरिक को बाह्य बनाती है। उसी के द्वारा शरीर मस्तिष्क बन जाता है और उसी की सहायता से प्रकृति के बाह्य रूपों को कवि अपने आदर्श के अनुरूप गढ़ लेता है। यदि कोई कलाकार प्रकृति के विभिन्न खंडों को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करता है तो वो प्रकृति का अंग भंग करने का दोषी माना जाएगा। अतः उसे चाहिए कि उन विविध खंडों को कल्पना की सहायता से एक पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करे, जिससे कि प्रकृति की आत्मा, उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का और उसके सौंदर्य का प्रत्यक्षीकरण हो सके। कल्पना का महत्व इसीलिए भी है कि उसके अभाव में, अथवा यूँ कहिए कि उसके सक्रिय न रहने पर, कलाकार का मस्तिष्क जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है, जिन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, वे प्रायः मृत, जड़, निष्क्रिय और यांत्रिक ही रह जाते हैं। कॉलरिज के अनुसार कल्पना ही एक ऐसी शक्ति है जो मृत वस्तुओं में भी प्राणों का संचार करती है, जिसके कारण कार्य अनुकरण नहीं होकर पुनः निर्माण कहलाता है। तो एक इस आधार पर कल्पना का कार्य हुआ मृत वस्तुओं में प्राण संचार करना और किसी वस्तु का अनुकरण न करके पुनः सृजन का कार्य करना। जिस प्रकार मोम की पुतलियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती, जिस प्रकार से मोम से बनी हुई पुतलियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वो बाह्य रूप में तो बहुत सुंदर होती है, परंतु उनमें स्पंदन, गति, प्राण नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति की अगर कोई नकल करता है तो सुंदर तो होती है, परंतु अपनी यांत्रिक जड़ता के कारण कल्पना के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के अभाव में वह सहृदय के मन को स्पर्श नहीं कर पाती। अतः उनका मानना है कि कल्पना का महत्व और उसकी क्षमता अक्षुण्ण है। वह कवि का अनिवार्य गुण है और उसका प्रयोग कवि केवल अपने उत्कर्ष के क्षणों में ही कर पाता है। कॉलरिज से पूर्व कल्पना तथा ललित कल्पना को एक माना जाता था, परंतु कॉलरिज ने ये माना कि ये दोनों एक नहीं हैं, अपितु भिन्न हैं। जहाँ तक ललित कल्पना का संबंध है, उसका क्षेत्र अचल और निर्दिष्ट पदार्थ होते हैं। उसका क्षेत्र अचल और निर्दिष्ट पदार्थ होते हैं
और जिस प्रकार कॉलरिज प्रतिभा को यानी जीनियसनेस को प्रज्ञा यानी टैलेंट से ऊंचा मानते हैं, उसी प्रकार से वह कल्पना को भी ललित कल्पना से श्रेष्ठ समझता है। जिस प्रकार से प्रतिभा को प्रज्ञा की आवश्यकता होती है यानी टैलेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कल्पना को भी ललित कल्पना की आवश्यकता है। तथापि वे एक दूसरे से भिन्न शक्तियाँ हैं। कल्पना का कार्य एकीकरण और सामंजस्य करना है और ललित कल्पना का कार्य केवल संयोजन करना है। और इस संयोजन में जो ललित कल्पना संयोजन करती है उसमें सरसता और मार्मिकता का भाव होते हैं, जबकि कल्पना का संबंध आत्मा और मन से है और ललित कल्पना का मस्तिष्क से, अतः वह निर्जीव शक्ति होती है। इसके अलावा ललित कल्पना निरंकुश एवं स्वच्छंद भी होती है। उस पर कोई विवेक का अंकुश नहीं होता और न ही उसका कोई गंभीर लक्ष्य होता है। और प्रथम आत्मिक होती है, यानी जो कल्पना है वह आत्मिक होती है, लेकिन ललित कल्पना यांत्रिक होती है। ललित कल्पना हमारे समक्ष वस्तुओं का ढेर तो लगा देती है, भले ही उनका क्रम या अनुपात न हो। बिखरी हुई वस्तुओं को एक स्थान पर एकत्रित तो कर देती है, परंतु उन्हें क्रमबद्ध करने का कार्य कल्पना करती है। जैसे कि स्वप्न में मनुष्य अनेक विचारों को एकत्र तो कर लेता है, पर उन्हें क्रमबद्ध नहीं कर पाता, उनमें अनविति नहीं ला पाता। इसी प्रकार से ललित कल्पना भी पदार्थों का एकत्रीकरण मात्र कर पाती है। ललित कल्पना एक प्रकार से स्मरण की एक रीति है और कुछ नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कॉलरिज ने जिस कल्पना सिद्धांत को प्रस्तुत किया वह निश्चय ही पाश्चात्य जगत में कॉलरिज की एक महत्वपूर्ण देन है। कॉलरिज ने मानसिक शक्ति माना कल्पना को, और इस कॉलरिज ने मानसिक शक्ति कल्पना को माना और इसी मानसिक शक्ति के उन्होंने 3 भेद किए: ललित कल्पना, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। ललित कल्पना को उन्होंने स्मृति का एक प्रकार कहा, अर्थात याद रखने का एक तरीका। प्राथमिक कल्पना को सब में पाई जाने वाली शक्ति और विशिष्ट कल्पना को केवल कवियों में उपलब्ध सृजनात्मक शक्ति कहा, जो जीवन में अंतर्भुक्त एकता का उद्घाटन करती है और मनुष्य का संबंध प्रकृति से जोड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य जगत को उनकी एक विशिष्ट देन है। और कॉलरिज की मान्यता है कि काव्य का लक्ष्य तात्कालिक आनंद प्रदान करना होता है और कल्पना हमें इसी आनंद या को प्रदान करने के साथ ही हमें वस्तुओं का संश्लेषण, एकत्रीकरण और व्यवस्थापन भी सिखाती है। धन्यवाद।